डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस बताया था और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाया था कि बेसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और कुछ हमने स्टैंडर्ड बेसिस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिस के ऊपर है। थ्योरम्स हम बेसिस की करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के उसमें मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, v3 अप टू सो ऑन vn बिलोंग्स टू v is a basis of v if and only if each element of v can be uniquely expressed as a linear combination of the vectors v1, v2 up to so on vn। तो ये एक थ्योरम है, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले थ्योरम्स को हम समझेंगे कि थ्योरम होती क्या है। थ्योरम करने से पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। और थ्योरम करने से पहले जो हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन है, जैसे बेसिस हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंस हो गया, ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। उसकी अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इस थ्योरम को आसानी से समझ जाओगे कि ये थ्योरम में मतलब कैसे इसका प्रूफ हो रहा है, क्या करना चाह रहा है ये इसमें। तो सबसे पहले देखो कि कोई सेट है, वेक्टर्स का सेट है v1, v2, v3 किस में बिलोंग कर रहा है? v में बिलोंग कर रहा है। वो क्या है? बेसिस है v का। ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है? हमारे पास में जो ये थ्योरम है, हमें इसका नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट मीन्स इसका कन्वर्स भी इसमें प्रूफ करना है। तो बेसिस है ऑफ v इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ v का हर एक एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1, v2, vn। मीन्स कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो हमारे क्या हैं? बेसिस है v के। कब? जब हर एक एलिमेंट v का हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, हम क्या मान के चलेंगे कि जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या है? बेसिस है v के। और क्या प्रूफ करेंगे कि ये यूनिक एक्सप्रेस किया जाए, इनको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ये सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। फिर जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हम उसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन मानेंगे और वहाँ से बेसिस प्रूफ करेंगे कि ये वेक्टर्स क्या है? बेसिस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस थोड़ा याद दिला दूँ कि बेसिस क्या होता है। तो बेसिस किसे बोलते हैं हम? बेसिस जब हमारे वेक्टर्स, फर्स्ट कंडीशन बेसिस की जो होती है कि जब हमारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? लीनियर स्पान होना चाहिए। ठीक है ना। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है अच्छे से। और लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं? वेक्टर्स के इक्वल्स टू स्केलर इनटू वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। वन बाय वन आपको समझाऊंगी प्रूफ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा बाय डेफिनेशन कैसी कैसी मैंने आपको बताई है। अगर आपने डेफिनेशन नहीं देखी है तो आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके उन थ्योरम्स को उन डेफिनेशंस को पढ़ना, तब जाके आपको ये थ्योरम क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का जो प्रूफ है वो है लेट v1, v2 अप टू सो ऑन vn बी अ बेसिस फॉर v। क्या मान के चल रहे हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो हमारे बेसिस हैं किसके? v के। और प्रूफ क्या करेंगे हम कि ये इनको कैसे कर सकते हैं? यूनिकली एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इन वेक्टर्स को। ठीक है। तो लेट v1, v2 अप टू सो ऑन vn बी अ बेसिस फॉर v इफ़ v बिलोंग्स टू v बी एनी एलिमेंट। ये वेक्टर्स तो क्या है? बेसिस हैं किसके? v के। एक और एलिमेंट हमने v से ले लिया जो कि क्या है? स्मॉल v है। बी एनी एलिमेंट। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1, a2 अप टू सो ऑन an सच दैट v इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an vn। ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Let if possible v has another representation as linear combination of v1, v2, vn given by। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम क्या कर सकते हैं? v को एक
अलग रिप्रेजेंट मतलब एक अनदर रिप्रेजेंटेशन लेते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जो कि क्या है v इक्वल्स टू b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 माइनस b1 v1 कॉमन है, a2 माइनस b2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस bn vn इक्वल्स टू 0, v माइनस v इज़ 0। बट v1 v2 अप टू सो ऑन vn आर li, ये क्या है हमारे पास में li है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो लीनियर इंडिपेंडेंट में मैंने बताया था कि जो स्केलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के इक्वल रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इन स्केलर्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि स्केलर्स क्या होते हैं, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू अप टू सो ऑन an इक्वल्स टू 0। ये उसकी क्या थी, कंडीशन थी लीनियर इंडिपेंडेंट को शो करने की, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि अगर ये li है तो हमारे जो स्केलर्स हैं वो हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमें इसके यूनिकनेस का पता चलेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास में ये क्या है li वेक्टर्स हैं तो स्केलर सच दैट क्या हो जाएगा, हम इसको क्या रख सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी वो मैंने आपको बताया कि लीनियरली इंडिपेंडेंस कब होता है, जब स्केलर्स क्या होते हैं, सारे स्केलर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाएं। तो वैसे ही सेम किया है, a1 माइनस b1 ये स्केलर लिया है इक्वल टू a2 माइनस b2 इक्वल्स टू an माइनस bn इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल अगर हम इन्हें रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 माइनस b1 इक्वल्स टू a2 माइनस b2 इक्वल्स टू अप टू सो ऑन an माइनस bn इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं ज़ीरो एक एक करके ज़ीरो के इक्वल रखूँ तो a1 इक्वल्स टू b1 हो जाएगा, a2 इक्वल्स टू b2 हो जाएगा, an इक्वल्स टू bn हो जाएगा। तो ये क्या बताता है, एक यूनिकनेस को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो दिस प्रूव्स द यूनिकनेस। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन को, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को यूनिकली एक्सप्रेस किया है। तो ये था हमारा नेसेसरी पार्ट। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन मानकर चलेंगे और क्या करेंगे, वेक्टर्स को बेसिस प्रूफ करेंगे, किसका, वी का। तो चलिए देखिए, थ्योरम का कन्वर्स है, लेट एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn यूनिकली। क्या मान के चले हैं कि जो हमारा एवरी एलिमेंट है v का, जो हम v1 v2 v3 माना था जो हमने, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिकली, ठीक है। पहले ये मान के चलते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द सेट v1 v2 vn फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ v, ये हमें प्रूफ करना है। तो वी हैव टू शो ओनली दैट दिस सेट इज़ li। तो हमें क्या करना है, सिर्फ शो कि जो ये सेट है वो क्या है, एक li है, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, कुछ स्केलर्स लेने पड़ेंगे। लेट a1 a2 अप टू सो ऑन an बी स्केलर्स सच दैट क्या हो जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an vn इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है। ऑल्सो वी हैव 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 अप टू सो ऑन 0 इंटू vn इक्वल्स टू 0। हम स्केलर्स को 0 ले सकते हैं, क्योंकि thus the null vector has been written as a linear combination in two ways. By uniqueness we must have a1 equals to 0, a2 equals to 0 up to so on an equals to 0। तो क्या हो जाएगा ये सेट, hence the set v1 v2 vn is li। तो ये हमारा जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो ये हमारे पास जो थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो डायमेंशन ऑफ बेसिस रहेगा और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बेसिस, एक्सटेंशन ऑफ बेसिस की एक थ्योरम है हमारे पास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो मैं अब आपको करवा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको डायमेंशन ऑफ बेसिस बता देती हूँ कि वो क्या होता है। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स
in any basis of a vector space Vf is called dimension of V and is denoted by dimension V। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस के अंदर, मतलब बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस जो होता है हमारे पास, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, V का डायमेंशन कहेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं DIMV। मीन्स शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं डायमेंशन V को। ठीक है, इफ़ डायमेंशन V इक्वल्स टू n मीन्स हमारे पास हम मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं बेसिस, मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी बताया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारा कोई सेट है तो वो हमारा बेसिस होता है, तो उसकी जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे, तो उसकी जो हमारी डायमेंशन होगी वो n डायमेंशन का होगा। ठीक है ना, उतने ही उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल जो हो जाएंगे। देन V इज कॉल्ड n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख ली 1 2 3 0 2 1 0 0 3, इस तरीके का, मीन्स हमने रैंक निकाल के इस तरीके की एक मैट्रिक्स बनाई है। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसका डायमेंशन क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ़ रोज़ जितने हैं हमारे पास में, कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, जैसे इसका n क्या है, इसमें 3 है, तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, इसमें जो डायमेंशन ऑफ V होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस। तो जब बेसिस को फाइंड करने के लिए हमें उसे LI प्रूफ करना होता है। LI जब हम प्रूफ करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। मीन्स n आएगा उसका डायमेंशन, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी सारी की सारी। अगर जिसमें एक भी ज़ीरो रोज़ होती है वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें बेसिस देखने हैं, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, तो उसे हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ V, और जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ V से। ठीक है, तो ये हमारे डायमेंशन की डेफिनेशन है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम, उससे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उस थ्योरम को मैं आपको बता देती हूँ। वो थ्योरम भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में और उसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। बेसिस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन थ्योरम। मीन्स हमें एक्सटेंशन का मतलब क्या है, हमें उसे एक्सटेंड करना है। जैसे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं हमारे पास सेट के अंदर, बट वो क्या है, LI नहीं है। उन्हें LI बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा एक वेक्टर लेना पड़ता है, जिससे हमारा जो सेट क्या बन जाए, बेसिस बन जाए, मीन्स LI वेक्टर्स बन जाए। देखो, इफ़ V इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, कोई भी हमारे पास है वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। देन एनी सेट ऑफ LI वेक्टर्स, कोई सा भी सेट हमें लेना है LI वेक्टर्स का, कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ V। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस ऑफ V में। ठीक है, बेसिस ऑफ V बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई तीसरा वेक्टर हम लेंगे, उसे हमें क्या करना है, इस वेक्टर, जैसे हमारे पास में क्या है, कोई फाइनाइट वेक्टर्स दे रखा है। जैसे मान लो हमारे पास दे रखा है 2 3 4 एंड ये दे दिया 1 2 8, इस तरीके से। अब ये देखो हमारे पास में अगर वेक्टर्स उठाएंगे हम और मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसकी, तो ये 2 3 4 एंड 1 2 8 बन रहा है। हमारे पास तीसरा वेक्टर नहीं है यहाँ पे, तो तीसरा बनाने के लिए हमें LI बनाने के लिए हम इसे 0 0 0 नहीं लिख सकते। LI बनाने के लिए हमें एक क्या लेना होगा, एक वेक्टर लेना होगा। ठीक है ना, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें और क्लियर बता दूंगी। तो पहले हम थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं कि थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है। तो ये मैं अभी सिर्फ एक्सटेंशन का मतलब बता रही थी कि किस तरीके से हमें एक्सटेंड करना है, क्या ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसका प्रूफ देखो। प्रूफ है, लेट S इक्वल्स टू V1 V2 अप टू सो ऑन VM। S कोई सेट ले लिया हमने, S क्या है, जो हमारा बेसिस है उसका एक सबसेट है।
ठीक है ना। तो एस हमने कोई वेक्टर्स का सेट ले लिया जो कहाँ तक वेरी कर रहा है, v1 v2 अप टू सो ऑन vm तक, बी एनी li सेट ऑफ वेक्टर्स इन v, वी शैल एक्सटेंड दिस सेट टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। ये कोई हमारा सेट है, ठीक है, जो कि क्या है, कोई li सेट है वेक्टर्स का, किसमें, v में। तो हमें क्या करना है, इस सेट को एक्सटेंड करना है, किसमें, फॉर्म अ बेसिस ऑफ v के मतलब बेसिस के फॉर्म में इस सेट को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। दैट इज़ वी शैल ऐड सम न्यू वेक्टर्स टू s सो दैट इट कैन फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस सेट को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो हमें इसमें और वेक्टर्स क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, जिससे कि क्या होगा, ये किस फॉर्म में बन जाएगा, बेसिस ऑफ v के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंस क्योंकि VF इज़ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है, VF जो हमारा वेक्टर स्पेस ओवर F है वो क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, जो कि हमारे थ्योरम में बोल रहा है। सो लेट डायमेंशन ऑफ V बी n। अगर वो एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो डायमेंशन होगी V की वो किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेट B इक्वल्स टू, हमने एक और वेक्टर्स ले लिए, उसका नाम दे दिया u, मतलब जो बेसिस हैं, बेसिस में जो वेक्टर्स हैं वो है u1 u2 अप टू सो ऑन un, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v क्या है, n के इक्वल है, तो u कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक, बी अ बेसिस ऑफ v, ठीक है ना। क्योंकि क्या है हमारे पास, v है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, और फाइनाइट नंबर्स क्या होंगे, n के इक्वल्स होंगे, जो इसकी डायमेंशन आएगी वो n के इक्वल आएंगी, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है ना। मानो केस बनाते हैं, अगर इफ़ m इक्वल्स टू n है, जो ये m है वो n के इक्वल आ जाए, m n के इक्वल आ जाए, तो क्लियरली s इटसेल्फ बिकम्स अ बेसिस। तो s खुद में ही एक क्या बन जाएगा, बेसिस। अभी s क्या बोल रही थी मैं, s बेसिस के अंदर क्या है, उसका सबसेट है, ठीक है ना, उसके अंदर कंटेन कर रहा है। अगर s के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स मतलब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, m इक्वल्स टू n हो जाए, डायमेंशन दोनों की बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। एंड सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सटेंड इट। तो फिर हमें उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन हम जब तब लगाएंगे अगर s हमारे पास क्या है, कोई LD सेट है, उसको li बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर और उसमें डाल देते हैं, ताकि वो क्या बन जाए, बेसिस बन जाए उसका, ठीक है ना। तो अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशन इक्वल आ रही है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो n हमारा 3 है, तो डायमेंशन भी 3 होगी। अगर इस टाइप का आ रहा है तो हमें उसमें कोई भी वेक्टर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही एक्सटेंशन फॉर्म में बना हुआ है, वो पहले से ही li सेट है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब हो रही है, जब हमारा m इक्वल्स टू n है, जो जितने नंबर्स s में हैं उतने ही नंबर्स हमारे b में भी हैं, तो वो हमारा क्या बन रहा है, li सेट बन रहा है। सेकेंड केस है कि जब हमारा m अगर n से छोटा है, ठीक है ना, अगर m n से छोटा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, LD बन जाएगा, है ना। जो हमारा n है 3 है अगर, और m 2 है, ठीक है, तो उसको li बनाने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन करना होगा, उसमें हमें एक और वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अभी कंडीशन थी जब m इक्वल्स टू n था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्या होता है, m छोटा होता है n से, मतलब n के इक्वल नहीं है, n से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक सेट फिर से दोबारा कंसिडर्ड करेंगे। अभी तक हमने बी सेट किया था, बी सेट के अंदर मतलब हमारे पूरे li सेट नहीं आ रहे थे, क्योंकि m क्या हो गया, n से छोटा हो गया, इसका मतलब b हमारा क्या बन गया, LD बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और बेसिस को कंसीडर करते, एक सेट को कंसीडर करते, b1 को कंसीडर करेंगे, तो जो s था और b था उसका हम यूनियन ले लेंगे और एक सेट बना लेंगे, ये वाला। तो s के एलिमेंट्स भी इसमें आ गए और b के एलिमेंट्स भी इसमें आ गए, जो हमने माने हुए थे।
नाउ बी बीइंग अ बेसिस ऑफ बी, वी जनरेट्स वी एंड एज B1, ठीक है ना। तो अब क्या है, बी को अगर हम बेसिस बनाना चाहते हैं तो हम क्या जनरेट करेंगे, वी एंड एज B1 इज अ सुपर सेट ऑफ बी। तो B1 क्या हो गया, अब बी का एक सुपर सेट हो गया, मतलब बी से बड़ा हो गया है। सो इट ऑब्वियसली जनरेट्स वी, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, वी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। We know that a set in which the number of vectors is more than the dimension, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर हमारे पास क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए सेट के अंदर, तो हमारा जो मतलब इज़ मोर देन द डायमेंशन इज़ ऑलवेज LD। अगर हमारे पास सेट में ज़्यादा वेक्टर्स हैं, वो n के इक्वल नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें डायमेंशन किसके बराबर चाहिए, n के बराबर चाहिए, ठीक है ना। तो वेक्टर्स इज़ मोर देन द डायमेंशन से ज़्यादा हो जाते हैं वेक्टर्स, तो वो इज़ ऑलवेज LD, वो हमेशा क्या रहेगा, एक लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। एंड सो B1 इज़ LD, और B1 क्या हो जाएगा, इसीलिए B1 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर क्या हो रहा है, डायमेंशन से ज़्यादा वेक्टर्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, वो हमारा B1 जो हमने सेट लिया था वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। So there exists a vector in V1 which is linear combination of its preceding vectors, and that vector cannot be any of the VI's since VI's are Li, so it must be one of UI's, let that element be UK। यहाँ पे थोड़ा समझो, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में वी नो दैट अ सेट, कोई हमारे पास सेट है जिनमें नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं डायमेंशन से, तो वो हमेशा क्या रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा तो B1 हमारा क्या बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर इन B1 विच इज़ लीनियरली कॉम्बिनेशन। तो ए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट है वेक्टर, कोई वेक्टर है B1 जो कि क्या है, लीनियरली कॉम्बिनेशन है अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के, ठीक है ना। अगर पिछले वाले वेक्टर्स से हमारा क्या बन रहा है, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, हमने क्या किया, 3x4 की मैट्रिक्स बनाई, उसमें से हमारा एक वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 2 रोज हमारी 0 हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने प्रीसीडिंग टर्म से क्या बन रहा है, कुछ वेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट वेक्टर्स कैन नॉट बी एनी ऑफ द VI's, तो उन वेक्टर्स में कोई भी मतलब VI's नहीं है, सिंस VI's आर LI, क्योंकि जो VI's हैं मीन्स V1 V2 Vn हैं, वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि, ठीक है ना। सो इट मस्ट बी वन ऑफ UI's, तो उसमें एक क्या डाल देते हैं हम, कोई UI's मीन्स अनदर वेक्टर्स हम उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसको हम UI's बोल रहे हैं, मतलब U1 U2 अप टू सो ऑन UN। UI's का मतलब है लेट दैट एलिमेंट बी UK, ठीक है। एक एलिमेंट ले लिया U का हमने, UK एलिमेंट ले लिया, ठीक है। रिमूविंग UK फ्रॉम B1, ठीक है, UK उसमें एडजस्ट नहीं हुआ, मीन्स B1 में UK एडजस्ट नहीं हुआ, उसने लीनियरली इंडिपेंडेंस नहीं बनाया उसे, तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस UK को B1 से रिमूव करेंगे, फिर एक और वेक्टर हम उसमें लेंगे, द रिमेनिंग सेट स्टिल स्पान्स V एंड लेट अस डिनोट द रिमेनिंग सेट बाय B2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, B1 में हमने एक और वेक्टर डाल दिया UK, बट वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो तब भी क्या दे रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट दे रहा है, तो वो उसके साथ नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो हम UK को क्या कर देंगे, उससे रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा वेक्टर उसमें जोड़ेंगे। अगर वो वेक्टर उसके साथ क्या मतलब, अगर हम दूसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं तो हम एक B2 सेट बनाएंगे, फिर एक नया सेट बनाएंगे, ठीक है ना। V1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें LD आ गया, फिर हम एक अनदर सेट बनाएंगे, उसके अंदर एक और वेक्टर डालेंगे, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो ये कह रहा है द रिमेनिंग सेट स्टिल स्पान्स V एंड लेट अस डिनोट द रिमेनिंग सेट बाय B2, ठीक है, दैट इज B2 इक्वल्स टू दिस। तो B2 के अंदर क्या आ गया, V1 V2 अप टू सो ऑन VM, S के एलिमेंट आ गए, फिर एक नया जोड़ा जो U1 U2 अप टू सो ऑन UK1 K-1, फिर UK+1 से UN तक हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आ गए। इफ़ B2 इज़ LI, अगर B2 क्या हो जाता है, LI सेट बन जाता है, तो देन B2 इज़ अ बेसिस ऑफ V, तो B2 हमारा क्या हो जाएगा, V का बेसिस हो जाएगा। अगर B2 LD रहता है
तब भी मतलब ऐसा सेट बनाने के बाद भी वो क्या रहता है, लीनियरली डिपेंडेंट ही सेट रहता है। वो मतलब लीनियर वेक्टर्स को स्पान नहीं कर रहा है, जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास में एलडी सेट है। और अगर वो वेक्टर स्पान कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिस बना रहा है, मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट है। क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वेक्टर स्पान होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो वी कंटिन्यू अबाउ प्रोसेस अंटिल वी गेट अ बेसिस ऑफ वी। अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिलता है, एलडी बनता है, तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। हम अलग अलग वेक्टर्स को डालेंगे उसके अंदर और देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कहाँ पे ये एलआई देगा। जिन वेक्टर्स पे ये एलआई देगा मीन्स कि वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से नहीं बन रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का बेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लियरली दैट बेसिस विल कंटेन v1 v2 up to so on vm and n minus m vectors out of u1 u2 up to so on un. Thus we have obtained an extension of s which is a basis of v, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिस के लिए विल कंटेन क्या होने चाहिए, v1 v2 अप टू वन vm वेक्टर्स होने चाहिए और क्या होना चाहिए, n माइनस m वेक्टर्स होने चाहिए इसके अंदर। तब जाके क्या कहेंगे हम कि वी हैव ऑब्टेन एन एक्सटेंशन ऑफ s विच इज़ अ बेसिस ऑफ v, जो कि क्या है, बेसिस है v का, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन थ्योरम थी। एक्सटेंशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, मतलब एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी क्वेश्चंस को कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है, उसका वर्किंग प्रोसेस मैं सारा बताऊँगी आपको, कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दो यहाँ पे रिजल्ट है, इफ़ डायमेंशन v इक्वल्स टू n, अगर डायमेंशन v n के बराबर है एंड s इक्वल्स टू v1 v2 अप टू so on vn, और s क्या है, कोई li सेट है और सबसेट है v का, देन s इज़ अ बेसिस ऑफ v। तो s क्या होगा, बेसिस होगा v का। सेकंड है डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू n एंड s इक्वल्स टू दिस वेक्टर, दिस सेट ऑफ वेक्टर्स, देन जनरेट्स v, देन S इज़ अ बेसिस ऑफ V, ठीक है। जनरेटिंग सेट क्या होता है, लीनियर स्पान क्या होता है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, वो पढ़ोगे तो तब समझ में आ जाएगा कि मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन थ्योरम्स को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये थ्योरम समझ में आएंगी। तो आज की जो दो थ्योरम मैंने आपको करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी मतलब काफ़ी टाइम ये थ्योरम्स पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी मुझे आपको करवाना था, तो आज के लिए मैं बस इतना ही थ्योरम करवाऊंगी। आज के इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरम्स थे, तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी एक्सटेंशन के। और हमारे पास में फिर फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के कुछ थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो भी 15 मार्क्स के आ जाते हैं वो एग्ज़ाम्स में, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। फिर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।